कि लेंथ को कैसे नापा जाएगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमको ये पहले देखना है कि लेंथ का साइज क्या है। लेंथ यहां से एक दूसरे स्टार की लेंथ बहुत बड़ी लेंथ है, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की लेंथ बहुत छोटी लेंथ है। कितनी छोटी? 10⁻⁵। 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा छोटा, ये एटम का साइज होता है। और 1 मीटर से 1 करोड़ बड़ा, ये 2 प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस होता है। इतनी सारी लेंथ्स हमको नापनी पड़ती हैं। ये सब लेंथ्स को नापने का इसलिए एक ही तरीका नहीं हो सकता। छोटी लेंथ्स को नापने का अलग तरीका, मीडियम लेंथ को नापने का अलग तरीका और बड़ी लेंथ को नापने का अलग तरीका। अब ये जो हम लेंथ मेजर करते हैं, इसमें हमारे पास बेसिकली 2 तरह के तरीके होते हैं। जो 2 मेथड रहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होता है जब हमको दोनों पॉइंट जिनके बीच की लेंथ नापनी है, वो दोनों पॉइंट हमको दिखते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम दोनों पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अगर ये 2 पॉइंट की लेंथ हमको नापनी है, इनके बीच का डिस्टेंस, इस लाइन की लेंथ नापनी है जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ है, इनके बीच का डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं? एक स्केल लेते हैं। एक स्केल लेके यहाँ की रीडिंग देखते हैं और स्केल यहाँ रख के यहाँ की भी रीडिंग देखते हैं। यहाँ भी देखा और यहाँ भी देखा, उससे हमने इस लेंथ का पता लगा लिया और ये मेथड क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा, इसी तरह से जब भी हम 2 पॉइंट के बीच पहुंच सकते हैं तो ये मेथड डायरेक्ट मेथड होते हैं। क्या ऐसे मेथड होते? अगर हमको बिल्डिंग की लंबाई नापनी है तो एक लंबा टेप लेके आएंगे, यहां से शुरू करेंगे और खुद चलकर कहां तक जाएंगे? आखिरी पॉइंट तक, और वहां जाके फिर से अपने टेप को देखेंगे कि हम कितनी दूर आए हैं। तो हम पहले पॉइंट पर भी थे और हम लास्ट पॉइंट पर भी गए। इस तरह से जो नाप किया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है, दैट इज ए डायरेक्ट मेथड। दोनों पॉइंट पर हमको खुद प्रेजेंट रहना और दोनों पॉइंट का मेजरमेंट देखना। दूसरा देखिए, दूसरा ये मेथड है, हमको एक चिमनी की हाइट निकालनी है। इस चिमनी की हाइट निकालनी है तो हमने यहां से ये डिस्टेंस नाप लिया, x, ये हमने नाप लिया, मान लीजिए 1। यहां से खड़े होके हमने इसका एंगल देखा ऐसे, और इस एंगल को भी नाप लिया। हमारे पास एंगल नापने का इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसपे एंगल लिखा रहता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके बीच में 10, 20, 30, 40, 60, इस तरह से 90 डिग्री। वहां से हमने इसको नाप लिया। सपोज दिस इज 30 डिग्री, ये A है। अब हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज लगाया कि अगर इसकी हाइट h है, मान लीजिए 45 डिग्री आया, 45। अगर इसकी हाइट h है और ये A है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा, तो टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 45 किसके बराबर होगा? h/a। ये है टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 h/a। तो h किसके बराबर हो गया? a, और a तो ग्राउंड पर है, हमने इसको नाप लिया। हमने इसको नापा और ये है 100 मीटर, तो चिमनी की हाइट कितनी हुई? 100 मीटर। तो हमने बोला चिमनी की हाइट 100 मीटर है, पर क्या हम चिमनी के दोनों सिरे में गए? नहीं गए। बिना गए हमने उसका नाप बता दिया 100 मीटर। तो ये वाला मेथड क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट मेथड, जहां हम एक्चुअली नहीं गए, हमने किसी कैलकुलेशन की हेल्प ली।
ये बात समझ में आई? इसी तरह से ये वाला हेल्प हम बहुत ज्यादा लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और इससे ये डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इसी तरह से हमको मालूम है कि साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होती है। यहां से हमको एक पहाड़ का डिस्टेंस निकालना है। यहां से हमने एक साउंड क्रिएट किया और क्रिएट करके अपना रिस्ट वॉच चला दिया, स्टॉप वॉच चला दिया और देखा कि 3 सेकंड के बाद वो साउंड का इको हमको वापस आता है। तो 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस चला होगा? ये ऐसा गया और वापस आया। 3 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चलता है साउंड? 330 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना चला होगा? 990। इतना साउंड चला। अगर यहां से साउंड ऐसा गया और वापस आया 990 मीटर चला, तो हमारे से इस पहाड़ का डिस्टेंस कितना? ये गया और आया, दोनों मिला के कितना था? 990। तो एक तरफ का डिस्टेंस कितना होगा? 990/2। दिस इज 445 मीटर। तो हमने ये डिस्टेंस नाप लिया। ये लेंथ को हमने नापा 495 मीटर, 445 मीटर। लेकिन क्या हम यहां तक गए नापने के लिए? नहीं गए। बिना गए हमने कैलकुलेशन से निकाला। तो इस मेथड को क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों का अंतर समझ में आ गया। लेकिन दोनों से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या क्या चीजों की हेल्प लेते हैं? तो इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेते हैं, और सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है मीटर स्केल। कॉमन इंस्ट्रूमेंट इज मीटर स्केल। एक मीटर स्केल कितना लंबा होता है? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। उस पर निशान होते हैं, 1-1 मिलीमीटर के निशान होते हैं। जो 2 पॉइंट का हमको डिस्टेंस नापना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में स्केल रखते हैं, दोनों निशान को देखते हैं और उसका डिफरेंस हमको लेंथ मिल जाता है। ये मीटर स्केल। जब डिस्टेंसेस बहुत छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर से भी छोटे, या हमको एक्यूरेसी चाहिए 1 मिलीमीटर से भी छोटी चाहिए, वो डिस्टेंसेस हमको नापने हैं, तो हम इससे एक छोटी चीज यूज करते हैं, एंड दैट स्केल इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स, ये आप प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट। तो वर्नियर कैलिपर में हम लोग नाप सकते हैं बहुत छोटे मेजरमेंट, 1/10 मिलीमीटर। मीटर स्केल से हम कम से कम कितना नाप सकते हैं? 1 मिलीमीटर। उसमें जो सबसे छोटे 2 निशान रहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 मिलीमीटर। तो ये सबसे छोटा मेजरमेंट है जो हम मीटर स्केल से नाप सकते हैं। और उससे छोटा नापना है तो हमको क्या यूज करना है? वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर से कितना नाप सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर या 1/10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अगर हम इसको मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ और ये आ जाएगा 10⁻⁴। इसके लिए वर्नियर कैलिपर। इससे और छोटी लेंथ, जैसे पेपर की मोटाई, पॉलिथीन की मोटाई, ये सब चीजें जो हमको नापनी होती हैं, वो इससे भी पतली होती है। एक पतली सी तार की रेडियस, उसका डायमीटर नापना। इसके लिए हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज और इसी से मिलता जुलता, इसी प्रिंसिपल काम करने वाला स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज से हम पतली वायर का डायमीटर नापते हैं, डायमीटर ऑफ वायर, ETC, और ये हमको नाप कर देता है 1/100 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का 100वें हिस्से तक
ये एग्जैक्ट नाप के हमको देता है। और अगर इसको डेसिमल में निकाल ये मीटर में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁵। इतना छोटा मेजरमेंट करना हो तो कौन से दो इंस्ट्रूमेंट हमारे काम आते हैं? स्क्रू गेज और स्ट्रैप, ये दो। ठीक है, तो ये छोटे मेजरमेंट 10⁻⁻⁵। अब 10⁻⁻�6 माइक्रोमीटर और उससे छोटे मेजरमेंट अगर हम करना चाहते हैं, किसके होते हैं ये मेजरमेंट? तो आंसर है, अगर हम एक मॉलिक्यूल का डायमीटर निकालना चाहें तो वो वाला बहुत छोटा मेजरमेंट होगा। उसको निकालने के लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट भी काम में नहीं आते। इससे और छोटा निकालना है तो उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते। माइक्रोमीटर एक ऐसा साइज है कि उससे छोटा साइज हमको आंख से दिखता नहीं, और उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड एम्प्लॉय नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करके उससे निकालेंगे। वो मेथड हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हम मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकालते हैं। राइट, तो ये छोटे साइज के लिए हो गया। कहाँ तक? 10⁻⁻⁵ से लेके 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 मीटर। ये सब हम किससे करेंगे? मीटर से। अब इसके बाद और बड़े मेथड और बड़े डिस्टेंस। इस बड़े डिस्टेंस के लिए हमने दो मेथड पढ़े हुए हैं। वो कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग बड़े बड़े मीटर्स यूज करते हैं, बड़े टेप यूज करते हैं 100 मीटर वाले, और सड़क के किनारे नापते चले जाते हैं यहाँ तक कि हम किलोमीटर तक नाप लेते हैं। ऐसे जब सड़क बनती है तो वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे नापते चले जाते हैं। तो 100 किलोमीटर तक नापना हो, 1000 किलोमीटर तक नापना हो, तो भी हम कौन से मेथड एम्प्लॉय कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड, मीटर स्केल लगा के। ठीक है, लेकिन यहां से हमको चंद्रमा की दूरी चाहिए, वहां पर हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि वहां तक हम जा नहीं सकते। इसी तरह से यहां से एक पहाड़ की दूरी चाहिए जो दूर तक हमको दिखता है, तो उसके लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। आंसर है ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आपने देखा था, उसकी हेल्प लेते हैं। तो दूर वाली जो चीजें हैं उसके डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने दो मेथड आपको एग्जांपल बताए थे, और वो दोनों मेथड बड़े प्रोमिनेंट हैं। एक मेथड है ट्रिग्नोमेट्री का मेथड और दूसरा मेथड है रिफ्लेक्टेड वेव का मेथड। साउंड वेव की स्पीड हमको मालूम है कि अगर 330 मीटर होती है तो हम बार बार किस चीज को नापेंगे? रिफ्लेक्शन के टाइम। रिफ्लेक्शन के टाइम से हमको क्या पता लग जाएगा कि वो डिस्टेंस कितना है। 1 सेकंड में वापस, 2 सेकंड में वापस आया तो बताओ कितना दूर होगा ना। 2 सेकंड में 660 चला तो वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है मेरे से? 330 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, आने जाने दोनों का लगा। इस तरह से हम टाइम निकाल के क्या निकाल लेते हैं? डिस्टेंस। ये कौन सा मेथड है? रिफ्लेक्शन। दूसरा डिस्टेंस हम किससे निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमको मालूम है h/a = tan थीटा। 3 क्वांटिटीज होती हैं, h, a और थीटा। इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटी मालूम होगी हम तीसरी निकाल देंगे। अगर हमको a और थीटा मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं? h निकाल सकते हैं। अगर हमको h मालूम है और थीटा मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं? a निकाल सकते हैं। इस तरह से h और a दोनों को हम निकाल सकते हैं अगर हमको थीटा मालूम है और एक क्वांटिटी मालूम है, दूसरी निकाल आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का मेथड है। बेसिकली ये दो मेथड ही हम एम्प्लॉय करते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग ये मेथड लगाकर बेसिक प्रिंसिपल यही है, उसके नाम अलग अलग रखते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोगों ने रेडियन की एक डेफिनेशन पढ़ी है। रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? arc upon radius. For a very small angle, this arc can be taken as a straight line. अगर इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस r है, तो ये थीटा किसके बराबर होगा? x अपॉन r। लेकिन थीटा हमको किस में नापना चाहिए? रेडियन।
अगर हमने थीटा डिग्री में नापा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, 180 डिग्री का कितना रेडियन होता है? 5 रेडियन। तो 1 डिग्री का कितना हुआ? 5 बाय 180 रेडियन। तो थीटा डिग्री का कितना हुआ? थीटा डिग्री और ये क्या हो गया? रेडियन। तो जितना डिग्री होता है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करिए, किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन। अब हम उसको क्या यूज कर सकते हैं? x अपॉन r, याद रखिए, ठीक है? तो खाली इतना याद नहीं रखना है दैट एंगल इज इक्वल टू x अपॉन r। तो एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में, और रेडियन का ये कन्वर्शन, ये सब नोट करते जाएंगे। ओके, तो ये हमारा मेथड है x अपॉन r इज इक्वल टू थीटा। अब अगर x अपॉन r इज इक्वल टू थीटा होता है तो कितनी क्वांटिटी है? 3 x r और थीटा। हमको इसमें से कितनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए? 2, तीसरी हम निकाल देंगे। अगर हमको यहां से चंद्रमा का या 2 स्टार का डिस्टेंस मालूम है, दोनों स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको निकालना है, इस मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे हमको मून का डायमीटर चाहिए, यहां पर हमको मून दिखता है, एक किनारा मून का हमने एक बार दूरबीन से देखा ऐसे, फिर दूरबीन को ऐसा उठाया, कहां तक? दूसरे किनारे तक। एक किनारा उठाया, यहां तक था, फिर उठाया तो दूरबीन को हमको इतना उठाना पड़ा, हमको क्या पता लग गया? थीटा। और हमको यहां से चंद्रमा का डिस्टेंस मालूम है, तो हमको क्या मालूम है? r। अब x अपॉन r इज इक्वल टू थीटा, हमको थीटा मालूम कर लिया हमने, r हमको मालूम है, तो क्या पता लग जाएगा? x क्या है? चंद्रमा का डायमीटर। इस तरह से हम चंद्रमा का डायमीटर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी चीज का डायमीटर हमको मालूम है तो हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स क्या कहती है? 3 क्वांटिटी के रिलेशन में अगर आपको कोई भी 2 क्वांटिटी मालूम है आप तीसरी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे मेथड क्या क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्री का मेथड, रेडियन वाला मेथड और रिफ्लेक्शन वाला मेथड। इन्हीं मेथड्स के बेसिस पर हमने अलग अलग नाम रखे और अलग अलग तरीके बनाए लंबाई को नापने के लिए। ओके, उसमें से कुछ तरीके हम देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, और वो लार्ज डिस्टेंस के लिए पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, तो देखिए पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स एक एंगल होता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम एक लोकेशन से देखें और दूसरी लोकेशन से देखें तो हमको उसकी डायरेक्शन अलग अलग दिखेगी। जब हम यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ से हमने इसको देखा तो हमको ये इस डायरेक्शन में दिखता है, और अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये हमको इस डायरेक्शन में दिखता है। यहाँ से चल के हम यहाँ तक गए, ये जब हम यहाँ से चलकर यहाँ तक जाते हैं तो इसकी पुरानी डायरेक्शन और इसकी नई डायरेक्शन, इसके बीच में ये एंगल क्रिएट हो जाता है, थीटा। ये जो एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल के कारण ये जो एंगल है, दिस इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल। ये एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है कि हम कितना दूर गए हैं। इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं? बेसिस, ठीक है? तो ये लेंथ है बेसिस, और ऊपर वाला एंगल। ओके, सो फिर से पैरेलैक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस of observing one object।
when it is observed from two different locations. The distance between these two locations is known as basis. ठीक है? और यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फिर भी रिलेशन लगा लेते हैं, क्या? x अपॉन r इज इक्वल टू थीटा। ये हर जगह लगेगा, ये हमारा मैथमेटिकल टूल है। ओके, ये पैरेलैक्स मेथड को हमने यूज करना है और इससे हम दूर के स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कितने दूर के स्टार का? तो हमारे यहां से जो चीजें दूर हैं उस दूर को भी हमने अलग अलग डिवीजन में बांट दिया। कुछ कम दूर जैसे चंद्रमा, दूसरे प्लैनेट, ये एक डिस्टेंस है। इसके बाद ये सब किसके मेंबर हैं? हमारे सोलर सिस्टम के, एक ही सन के ये सब मेंबर हैं। तो ये हमारे से कंपैरेटिवली नजदीक है। हमारी गैलेक्सी में दूसरे सन भी हैं, दूसरे स्टार भी हैं, उन स्टार के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये कहलाते हैं मीडियम डिस्टेंस। ये हमने रखा। कुछ स्टार ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा दूर हैं, दैट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो इस तरह से जो हमारी एक्स्ट्रासोलेशियल बॉडीज है, मतलब जो हमारे यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं उनके डिस्टेंसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो मून है या आसपास के हमारे प्लेनेट हैं उनको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, उनका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन से उनके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सर्कुलर मोशन में कैलकुलेशंस आएंगी कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड अगर हमको पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरह से उसके डिस्टेंस निकालने के मेथड है। जो चीज हमारी अप्रोच में है, मून हमको दिखता है तो मून के दोनों साइड से हम एंगल निकाल के उसका डायमीटर निकाल लेते हैं। इनके लिए अलग मेथड है। इसके बाद के जो स्टार हैं जो कि मीडियम डिस्टेंस पर हैं, उन मीडियम डिस्टेंस वाले स्टार्स का डिस्टेंस निकालने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड किसके लिए है? मीडियम डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस है, पर लॉन्ग में भी जो 3 डिवीजन है उसमें कौन सा है? मीडियम। एक जो और उससे ज्यादा डिस्टेंस होता है वो इतना ज्यादा दूर होता है कि वो हमेशा हमको एक ही डायरेक्शन में दिखता है। एनीवे, तो अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये किसके लिए यूजफुल है? तो नोट करिए, पैरेलैक्स मेथड इज यूजफुल। पैरेलैक्स मेथड इज यूजफुल फॉर medium range of the distance, medium range of the distance of stars. Okay. अब देखिए लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जब हम एक ट्रेन पर जा रहे होते हैं तो हमको एक पहाड़ दिखता है बहुत दूर एक डायरेक्शन में। आधे घंटे बाद देखते हैं, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अभी भी पहाड़ हमको वहीं पर ही दिखता है, जबकि हमारी ट्रेन काफी आगे निकल गई है। लेकिन एक शहर आता है, वो आता है और 5 मिनट में वो पीछे चला जाता है, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। एक पेड़ आता है, उसको 1 सेकंड नहीं लगता, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। 1 सेकंड में वो पेड़ पीछे चला गया और वो पहाड़ 15 मिनट तक पीछे नहीं जाता। क्यों? सबको उसका आंसर मालूम है, क्योंकि वो पहाड़ बहुत दूर है। तो यहां से हम देखते हैं पहाड़ हमको ऐसा दिखता है, और यहां आते हैं तो ऐसा दिखता है, फिर यहां आते हैं तो ऐसा दिखता है। यहां से ऐसा एंगल चला, यहां पर पहाड़ है और यहां पर ट्रेन जा रही है। यहां से हमने इसको देखा, ये यहां से ट्रेन आगे बढ़ती है, यहां से यहां ट्रेन को आने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये कितना सा एंगल बना? 10 डिग्री। 10 मिनट में 10 डिग्री हम आगे आए। अभी भी ये हमको किधर दिख रहा है? करीब करीब इधर ही दिख रहा है। लेकिन एक यहां पर पेड़ है, ये हमको यहां दिखता है, और 10 मिनट में यहां ये इतना बड़ा एंगल, इतना पीछे चला जाता है। तो इतना सा एंगल बनने में इसको कितनी देर लगी? ये हार्डली 1 मिनट। तो ये पेड़ 10 डिग्री पीछे जाता है कितनी देर में? 1 मिनट में।
ये प्लैनेट 10 डिग्री पीछे जाता है कितनी देर में? 10 मिनट। अगर ये पहाड़ की जगह हम और दूर की कोई चीज देखें, जैसे रात को हमने चंद्रमा देखा, ट्रेन जा रही है और चंद्रमा देखा, आधे घंटे बाद देखते हैं चंद्रमा वहीं पर है, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है, और ट्रेन हमारी यहाँ से यहाँ चली गई, वो बहुत दूर है और इसके बीच का एंगल कैसा है? बहुत छोटा। तो किसी चीज का पीछे जाना किस पर डिपेंड करता है कि हम उससे ऐसा एंगल कितना बना रहे हैं, एंगल। और जितनी वो चीज दूर होगी उतना उसका एंगल छोटा बनेगा, उतना दूर होगी तो एंगल छोटा बनेगा, नजदीक होगा तो एंगल ज्यादा बनेगा, और ये चीज हमको ज्यादा स्पीड से भागती हुई दिखेगी। कुछ कुछ बात आ रही समझ में, क्योंकि आप प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसा। तो जो चीज जितनी दूर होती है वहां से, अब यहां से हम बोलते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट किस तरफ है, तो हमने बताया यहां पर जब हम थे तो हम बोलेंगे ये नॉर्थ की तरफ है, यहां पर आ गए अभी भी नॉर्थ की तरफ है, यहां पर आ गए अभी भी नॉर्थ की तरफ है। इस पेड़ के लिए हम यहां से देखते हैं, बोलते हैं कि ये ईस्ट की तरफ है, यहां पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं? नॉर्थ की तरफ है, यहां आ गए तो क्या बोलते हैं? वेस्ट की तरफ है, पीछे की तरफ। इसने अपनी डायरेक्शन बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर ली, उसने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज की। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जिस चीज का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उसकी डायरेक्शन हमारे मूव करने से नहीं बदलती, ठीक है? जैसे सन किधर से निकलता है? ईस्ट से। सुबह के टाइम में आप मोटरसाइकिल पे बैठिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितनी दूर भी चले जाओ, सन हमेशा किधर दिखेगा? ईस्ट। तो आप ये सोचो कि मैं इतना दूर जाऊं कि सन के बाजू में चला जाऊं, नहीं हो सकता। सन इज सो अवे कि वो हमेशा हमको ईस्ट में ही दिखता है। अगर ये ईस्ट है और ये सन है तो हम यहाँ पर हों, यहाँ पर हों, यहाँ पर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ईस्ट में ही दिखेगा। सन से आने वाली रेज कैसी मानी जाती हैं? तो आंसर है सन से आने वाली रेज पैरेलल मानी जाती है। पैरेलल रेज कौन सी होती हैं? जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो क्या सन से जो रेज निकलती हैं वो ऐसी होती हैं? तो आंसर है अप्रोक्सीमेटली 0 ही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए यहां से एंगल हम बनाते हैं, ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट ने एक यहां पर एंगल बनाया, इस पॉइंट पर इतने डिस्टेंस, ये एक एंगल बना थीटा। अगर हम ये डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, ये तो ये एंगल थीटा कैसा हो गया? छोटा छोटा हो गया। अगर हम इसको और लंबा कर दें यहां तक ऐसे, अब ये एंगल कैसा हो गया? और छोटा हो गया। ऐसा करते 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 इसको 1 करोड़ मील तक ले गए तो एंगल कितना छोटा हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 0। अब उस समय ये एंगल कैसा माना जाएगा? 0। अगर 0 हो गया तो ये जो दोनों लाइन आ रही है ये कैसी मानी जाएगी? पैरेलल। तो जो चीज बहुत दूर होती है वहां से आने वाली रेज कैसी मानी जाती है? पैरेलल डिस्टेंस के कारण। समझ आया? तो दूर से जब रेज आती हैं तो हम उसको पैरेलल, जैसे सन से। ओके, अब पैरेलल मेथड पर आते हैं फिर से। ये एक स्टार है, इस स्टार का हमने निकालना है अर्थ से कितना डिस्टेंस होता है। इस स्टार को हम 2 पोजीशन से देखेंगे, यहां से देखेंगे और फिर यहां से देखेंगे, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो a है, ये वाला डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है। तो a, r और थीटा इनमें क्या रिलेशन होगा? यस, थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r एंड r इज इक्वल टू a अपॉन थीटा। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, तो r डिस्टेंस निकल गया। अच्छा, अब
हम क्या करते हैं, हमको अर्थ से एक स्टार का डिस्टेंस निकालना है। ये हम अर्थ पर हैं और ये स्टार है। सो ये वाला ट्रायंगल हम कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए देयर इज ए स्टार, अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है। कितने दिन में वो एक चक्कर लगा लेती है? 1 ईयर में, 365 डेज। ओके, हमने इस स्टार को किसी भी एक दिन देखा, उस समय हमारी अर्थ इस ऑर्बिट में कहीं ना कहीं पर होगी। लेट अस से यहां पर है, अगर यहां पर है तो हमने इसको देखा। हम चाहते हैं इस डायरेक्शन को हम याद कर लें, नोट कर लें, मेजर कर लें, पर हम डायरेक्शन को मेजर तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रेफरेंस लाइन नहीं हो। ये एक बड़ी अजीब चीज है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला पुट्ठा ये कितना एंगल बनाता है, तो झट से आपकी नजर इस पे जाएगी, इसके साथ कितना एंगल बनाता है। अब ये आपने बोला कि ये 45 डिग्री बनाता है, ये 60 डिग्री बनाता है, ये 30 डिग्री बनाता है। अब इस लाइन को मैंने ऐसा कर दिया 30 डिग्री, अब कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो कोई लाइन कितना एंगल बनाती है, इसके लिए हमको एक बेसिस चाहिए, एक आधार चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए। जब तक रेफरेंस लाइन नहीं होगी तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि ये एंगल कितना है। अगर ऐसी रेफरेंस लाइन जाएगी तो ऐसा नापोगे, और अगर ऐसी रेफरेंस लाइन जाएगी तो ऐसा नापोगे। तो हर एंगल को नापने के लिए क्या चाहिए? 2 लाइनें, एक रेफरेंस लाइन और दूसरा जो हमको डायरेक्शन बताते हैं। तो इसमें अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो इस एंगल को हम नापेंगे किससे? हमारे पास दूसरी लाइन है, तो हम एक लाइन क्रिएट करते हैं। कैसे लाइन क्रिएट करते हैं? इसी डायरेक्शन में दूर का एक स्टार ढूंढते हैं। दूर के स्टार में क्या फायदा होता है कि साल भर उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, साल भर उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती। जैसे नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा हमेशा किधर दिखता है? नॉर्थ में दिखता है, आप कहीं भी जाइए। इसी तरह से और भी बहुत से स्टार हैं जो बहुत दूर दूर हैं, तो साल भर उनकी डायरेक्शन नहीं बदलती, यानी उनकी लाइन कैसी आती है? लाइंस पैरेलल आती है। तो यहाँ पर हमने उस स्टार को देखा और वो स्टार हमको बहुत दूर दिखा और वहां से ऐसे लाइंस आ रही हैं पैरेलल। ये लाइन कहां से आ रही है? फार अवे स्टार। यहां से हमने देखा साल भर ये डायरेक्शन नहीं बदलता है। जब हमारी अर्थ यहां होती है तब हमको इधर से लाइन आती है, ये स्टार इधर दिखता है। जब अर्थ यहां पर है तब ये स्टार यहां दिखता है, इधर से लाइन आती है। इस तरह से साल भर ये हमको वहीं पर दिखता है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? अपने बेस लाइन, जिससे हम एंगल को नापा करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा वो स्टार इस डायरेक्शन में, दूरबीन ऐसा सेट की और दूरबीन का 0 इधर सेट कर दिया। उसके ये दूरबीन को ऐसा रखा, ये दूरबीन है, ये उसके साथ का लाइन है, ये ऐसा सटा के रखा और दूरबीन को ऐसा देखा स्टार दिख रहा है, ये लाइन भी ऐसे सेट हो गई। अब हमने क्या किया? इस स्टार को, ये वाला जो स्टार है जिसका डिस्टेंस हमने नापना है, लेट अस से इसका नाम P है, P इधर है, तो इसको हमने ऐसा खोला और P को देखना शुरू किया। इस लाइन को यही छोड़ दिया। एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए, एंगल नापने के लिए, सेक्सटेंट बोलते हैं उसको। वो ये आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है, आपके कंपास बॉक्स में होता है, जो ऐसा घूम सकता है। इस इंस्ट्रूमेंट में आपने एक एंगल नापने वाला ऐसा लगा दिया और यहां पर कितना एंगल इसमें लिखा जाएगा? 90। यहां कितना एंगल लिखा जाएगा? 0। अब इसको आप ऐसा घुमा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा ये कितना एंगल बना रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट। अब हमने क्या किया? ये जो घुमाने वाली चीज है
यहां पर दूरबीन लगा दी, यहां पर कहीं पर भी दूरबीन लगा दी, इसमें से देखते हैं। तो ये दो साइड है, ये क्या है बेस, ये क्या है मूविंग आर्म जिसमें दूरबीन लगी हुई है। पहले हमने इन दोनों को सटा दिया, दोनों एक लाइन में आ गए, दोनों एक लाइन में आ गए, मैंने इसको देख लिया ऐसा। उसके बाद इसको देखना है तो इसको ऐसा उठाया और दूरबीन में से इसको देखा। तो ये पहले किसकी डायरेक्शन सेट थी, एक ऑब्जेक्ट की। अब ये किसकी डायरेक्शन सेट हो गई, दूसरे। दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल मुझे यहां से मिल जाएगा, ये एंगल इस पे लिखा हुआ 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। इस तरह से हम उस एंगल को देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये दोनों हैं ऐसे, पहले हमने वो सामने चिमनी है, चिमनी के बेस की तरफ इसको ऐसा सेट किया दूरबीन को, और ये दोनों सटे हुए, सेट हो गया। अभी इसकी रीडिंग इसमें क्या है 0, क्योंकि सटे हुए। अब हमने इसमें से चिमनी को देखा और ऐसे ऊपर देखते चले, इसमें से अब हमको चिमनी दिख रही है। ये किसकी डायरेक्शन में आ गया, चिमनी के टॉप पॉइंट। ये अभी भी कहाँ है, चिमनी के नीचे। ये वाला एंगल हमको कहां से पता लगेगा, ये स्केल से। तो हमने बताया चिमनी का एलिवेशन 45 डिग्री। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है दिस इज सेक्सटेंट, और इससे हम एंगल का पता कर सकते हैं। आपने देखा होगा रास्ते में, सड़क पे कई बार सर्वे चलता रहता है, तो सर्वे वाले इसको यूज करते हैं हाइट टोपोग्राफी देखने के लिए। ओके, हम लोग इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम खड़े रहते हैं तो पहले हम किसको देखेंगे, फार अवे स्टार। इसमें से फार अवे स्टार को देखा, उसके बाद हमने इसको घुमाया और इसमें से किसको देखा, पी को। ये वाला जो स्टार है इसका नाम पी, ऐसा पी को देखा और ये एंगल को नोट कर लिया। ठीक है, कौन सा एंगल हमने नोट किया, ये वाला थीटा। तो जब हमने यहां से देखा फर्स्ट केस में, उस समय P इस एंगल, इस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा था, थीटा मान लिया, थीटा 1। इसके बाद हम 6 महीना तक रुके रहे। क्यों 6 महीना तक रुके रहे, हमको मालूम है कि 6 महीने में अर्थ कहां पहुंच जाती है, एग्जैक्टली दूसरी तरफ। क्योंकि पूरे कितना टाइम लेती है, एक साल, 12 महीने। तो 6 महीने में कहां पहुंचेगी, दूसरी तरफ। 6 महीना हम रुके, यहां पहुंच गए। ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सन से अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक फिक्स वैल्यू। वो वैल्यू हमने नहीं की, अगली क्लास में करेंगे कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है। एनीवे, तो ये जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है, ये हमने माना r, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा r। कितनी दूर हम पहुंच गए, 2r। यहां पहुंच के फिर से हमने अपनी दूरबीन निकाली और किसको देखा, स्टार S को। S के लिए हमने फिर से सेट किया, S ने कोई डायरेक्शन बदली नहीं बदली, बिकॉज इट इज ए फार अवे स्टार। अब हमने P को ढूंढा, P हमको दिखा, पहले P किधर दिख रहा था, इधर। अब हम यहां पहुंच गए, तो S तो उधर ही दिख रहा है, पर P किधर हो गया, इस तरफ या कहीं भी हो गया। तो हमने उस P को देखा, S को देखा, एक बार S के साथ सेट किया, फिर P के साथ सेट किया, और ये एंगल निकाल लिया। ये एंगल कितना निकाला, थीटा। ठीक है, दोनों एंगल हमने नाप लिए। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको मालूम है, whatever is the radius of the earth rotation, ये उसका डबल। ये हमको नोन क्वांटिटी है हमारे लिए। उसके बाद ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो बताइए ये एंगल कितना होगा, यस, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये थीटा 1 तो ये भी थीटा 1, ये थीटा 2 तो ये भी थीटा 2। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये एंगल हमको पता लग गया, ये डिस्टेंस हमको मालूम है। दो चीजें पता लग गई, तीसरी चीज निकल आएगी। तीसरी चीज क्या है, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमने मान लीजिए x माना, तो फॉर्मूला क्या बना,
x upon 2r is equal to theta 1 plus theta 2 in रेडियन। तो x किसके बराबर हुआ? 2r मल्टीप्लाइड थीटा 1 प्लस। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार। ये डिस्टेंस हमने निकाला और हेल्प किसकी ली? ये वाले एंगल की। इस एंगल को क्या बोलते हैं? One object is seen from two different positions. The direction make an angle, and this angle is known as parallax angle, and this method is known as parallax method. ठीक है? नोट करिए। सर फॉर्मूला है क्या? वो वाला x equals to 2r थीटा। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला। ओके। The star is observed. The star is observed from Earth, and at the same time, a faraway star. At the same time, a faraway star is observed. Angle between the two is observed as theta 1. Angle between the two is observed as theta 1. After a period of 6 months, once again, the angle between directions of two stars is observed. Angle between directions of two stars is observed, which is found to be theta 2. Okay. Next para. We understand that far away star does not change its direction. We understand that far away star do not change its direction. Therefore, according to diagram, the parallax angle between two positions is theta 1 plus theta 2. Parallax angle. So, during the period of 6 months, Earth has shifted to the other side. Of Sun. Other side of Sun on its orbit. This distance is known to us. As 2 units. हाँ, तो यूनिट का नाम ये 10 to the power 11 मीटर होता है एक। तो एनीवे अभी हम उसको नहीं ले रहे, 2 यूनिट्स। ओके, दिस डिस्टेंस इज नोन टू अस। इसके बाद लिखिए, since
the parallax angle theta 1 plus theta 2 is measured, theta 1 plus theta 2 is measured, and the length of basis equal to 2r is also known to us. Therefore, we can calculate the distance x. By relation. X upon 2r is equal to theta 1 plus theta 2. ये और उसके नीचे, ठीक है? So this is how we measure distance with parallax method. Okay? तो ये हो गया parallax. तो ये हमने